ओके। पारिवारिक तनाव बढ़ता है, शादी में समस्याएँ आती हैं, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। हाँ जी। जैसे कि अगर पत्नी को लगता है कि मैं इस शादी में इनसिक्योर हूँ, हुँ, तो इनसिक्योरिटी का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। हुँ, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ओवरथिंकिंग, नींद नहीं आना हुँ, हुँ। और भविष्य की चिंताएँ। हाँ जी। तो इसलिए जब कोई कानून का इस्तेमाल करता है, तो वो ज़्यादातर शादी को बचाने के लिए तो कम कर पाता है, वो सिर्फ़ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। अगर यस। पत्नी के पास पैसा नहीं है, तो भरण-पोषण के लिए वो डिमांड करती है और अगर बच्चे अवेलेबल हैं, तो फिर वहाँ पर बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, तो उसकी लड़ाई है। हुँ, जबकि देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं, जिसको अगर लोगों के सामने रखा जाए, तो शादियों को बचाया भी जा सकता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 ओके, दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना। ओके। लेकिन ये कैसे हो? रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आप जी, उनकी बात कर रहे हो। जी। तो लेकिन हमारे देश में सेक्शन 9 का जो इस्तेमाल है, वो सिर्फ़ डिफेंस के लिए किया जाता है, हुँ, ना कि शादी को बचाने के लिए। ये ज़्यादातर मैंने अपने वकालत के जो मेरा समय रहा, जितना मैंने वहाँ दिया, उस हिसाब से मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि पारिवारिक न्यायालय का इस्तेमाल सिर्फ़ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है ओके, ओके। और उस प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा जो असर होता है, वो होता है मानसिक प्रभाव इमोशनल और मेंटल जो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा देखे गए हैं। और ये केवल पति-पत्नी के ऊपर ही नहीं पड़ता, ये परिवार के हर सदस्य पर पड़ता है। और विशेष तौर पे बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका जी, वास्तव में होता है। बिल्कुल। ओके। सो हम वापस उसी सवाल पे आते हैं कि ये सब इतना सब ऑब्ज़र्व करते हुए जो आपने अपने अनुभव में देखा है और आपने जो एक कदम लिया है इस दिशा में जो कि एक बहुत ही यूनिक स्टेप आपने लिया है बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नेशनल लेवल पे भी कोई ऐसी संस्था है जो इस दिशा में काम कर रही है कि हम परिवारों को बचाएँ, जो कि विशेष तौर पे तलाक की स्थिति में आ चुके हैं, न्यायालय में चले जाते हैं और आधे से ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनको तलाक चाहिए भी है या नहीं, बट उनको कोई बताने वाला नहीं होता। तो इसको आप सही दिशा में चलाने के लिए आपने अपनी ई-दिशा फाउंडेशन का ये नींव रखा है। सो एक हमें ये थोड़ा क्लियर कीजिए कि एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर होने के साथ में और एक एडवोकेट होने के साथ में आपका काम करने का ढंग दूसरों से कैसे अलग है? क्या अलग से है जो हम ई-दिशा फाउंडेशन में कर रहे हैं, जो बाकी जगह पे और शायद ना मिल सके लोगों को? देखिए, अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूँ तो मुझे तो लोग बोलते थे कि तुम अपना घर कैसे चलाओगे अगर आप घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, तो कैसे काम चलेगा? हुँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब भी कोई पारिवारिक विवाद आता था, तो मुझे ये लगता था कि ये तलाक का मामला नहीं है। घोड़ा घास से दोस्ती करे का क्या मतलब है? थोड़ा मतलब बता कि सकते हैं जैसे? अगर आप लॉयर हैं, तो आप तलाक ही कराएँगे। ओह! ओके। भाई मानसिकता तो यही है, अगर मैं वकील हूँ, अगर मेरे पास कोई विवाद लेकर के आया है, तो उसमें एज़ ए लॉयर तो मुझे तलाक कराना चाहिए। हाँ, समाज में भी हम उठते-बैठते हैं, तो 4 लोग बोल ही देते हैं कि ये आगे वकील साहब ये तो घर तोड़ते हैं। अच्छा, ऐसा अच्छा। जनरल बोला जाता है ओके, और मुझे याद है जब मैं शादी बचा रहा था, तो एक वकील साहब ने मुझे बोला कि यार आप तो तलवार पे चल रहे हो, तलवार की धार पे चल रहे हो। कोई अच्छा, कहता था कि आप गधे हो। अच्छा, हाँ, आप पैसा कैसे कमाओगे? ओके। और साथ में अगर आप इस काम को करोगे और प्रचार होगा, तो हमारे तो पेट पे लात पड़ेगी। अच्छा ऐसा बोला गया आपको? बिल्कुल है, ओके, ख़ास करके जो मेरे मित्र वकील हैं, वो तो बोल ही सकते हैं और हुँ, बोला भी है। ओके, तो हालाँकि ये चीज़ अलग है, लेकिन मैं जब पारिवारिक विवादों पे काम करता था, हुँ, तो मुझे जो कानूनी रूप से जो आधार बनाए गए हैं तलाक के, वो नज़र ही नहीं आते थे। ओके, तो जब वो चीज़ नज़र ही नहीं आएगी, तो फिर मैं मेरी कोशिश ये रहती थी कि उनके बीच में जो मतभेद हैं, हुँ। उनको ख़त्म किया जाए। सो ये आपने एक यूनिक काम स्टार्ट किया जो दूसरे केवल लीगल पड़ाव को आगे लेके चलते हैं या लीगल सिस्टम ही बताते हैं कि आप या तो डाइवोर्स करो या उसको तोड़ो मैरिज को। उससे बजाय आपने ये समझा कि इसका समाधान ये निकाला जाए कि इनका आपस में सामंजस्य बैठे और ये
नहीं, समाधान ये की तरफ? ऑलरेडी था सर, ओके, क्योंकि मैं ज़्यादातर ग्रुप में रहा हूँ, ओके, दोस्तों के साथ रहा हूँ, फैमिली में भी थोड़ा बहुत ऐसे डिस्प्यूट्स आते थे। ओके। तो अगर जैसे मैं सर्जन की बात करूँ, कोई सर्जन है तो और उसको अपने ही पैर की सर्जरी करनी है, तो शायद वो नहीं करेगा। करेक्ट। तो जब मेरे ही परिवार से कोई मामला मेरे पास आया हो, तो क्या मैं उनको ये राय दूँगा कि तलाक ले लो? ओके। तो ये शुरू से ही मेरा एक पैटर्न रहा था कि ऐसी समस्याओं को बैठ कर के भी सुलझाया जा सकता है। ओके। तो मैं विज्ञान का छात्र रहा, साइकोलॉजी हमने पढ़ी और जो व्यावहारिक विज्ञान है, उस पे भी हमने बहुत काम किया, अलग-अलग हुँ, जगह पे घूमे। तो हमने ये भी देखा कि जितनी भी शादियाँ इंडिया में हुई हैं, वो अलग-अलग स्टेट से हैं, दोनों हुँ, पक्षकार। हुँ, और वैसे भी हमारा जो देश है, वो बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ रखने वाला है। हुँ। तो छुट हमारे यहाँ जो डिस्प्यूट थे, वो कुछ ऐसे ही थे। ओके। अगर 20 साल पुरानी बात करूँ तो ज़्यादातर जैसे मान लीजिए पत्नी यूपी की है, पति हरियाणा का है या हरियाणा की वाइफ़ है या फिर राजस्थान का लड़का है, तो वहाँ पे छोटे-मोटे इश्यूज़ तो इन्हीं से ही बन जाते थे, देखा हुँ, जाए तो। हुँ, हुँ। रीति-रिवाज, खान-पान, भाषा, पहनावा, ओके, हमारा कल्चर, तो आधे इश्यूज़ तो हमारे इसी से ही हो जाते थे। ओके। तो ये ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें तलाक की तो ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, सो आपका ये कहना है कि तलाक के जो टकराव के कारण हैं, वो इतने बड़े नहीं होते कि उसके कारण से तलाक ही लिया जाए। आप ये हाँ, कहना चाहते हो और उसको सँभालने के लिए कोई बीच में मध्यस्थता करे, मीडिएशन करे और समझाए थर्ड पार्टी। क्योंकि आपने शुरू में ही बता दिया कि पति-पत्नी आपस में एक-दूसरे को समझाएँ तो कभी-कभार वो अक्सर ये हज़म होता नहीं है और फिर वो बात ठीक से बैठती नहीं है और फिर वो विवाद बढ़ता जाता है बिकॉज़ हाँ, बहुत-बहुत देर तक समाज की शर्म की वजह से हम किसी को अप्रोच नहीं करते। बिल्कुल। तो आपको जब अप्रोच करते हैं तो आपने एडवोकेट का रास्ता ना नापते हुए आपने सबसे पहले ये कोशिश की कि हाँ, इनको समझाया बिल्कुल, जाए। देखिए ये तो दिमाग में ही नहीं आया कि मैं एज़ ए लॉयर काम करूँ, एज़ ए साइकोलॉजिस्ट करूँ। 20 साल पुरानी बात करें तो साइकोलॉजिस्ट शब्द सुनने को नहीं मिलता था, हाँ जी। काउंसलर शब्द पढ़ने को नहीं मिलता था। हुँ, मैं खुद इस चीज़ से पिछले 10 साल पहले अवगत हुआ 2016 या 17 में, ओके, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट में काउंसलर को अपॉइंट किया ओके, ओके। और गाइडलाइन भी आई कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि सुसाइड बढ़ रहे थे। हुँ, तो मैं भी इस चीज़ से अवगत हुआ और जब मैंने पहली बार काउंसलर शब्द इस्तेमाल किया तो मेरे पास तो कोई भी नहीं आता था। करेक्ट। लेकिन हाँ, एज़ ए लॉयर जब मैंने काम किया तभी मैं पारिवारिक समस्याओं पे काम कर पाया, मौका मिला। हाँ, बिकॉज़ फर्स्ट हैंड आपको देखने के लिए वहाँ सबसे ज़्यादा हाँ, एक्सपीरियंस मिला है आपने क्योंकि जब देखा। आस-पास 20 साल पहले कोई भी काउंसलिंग नहीं करता था ओके। और लोग जब भी परिवार में विवाद होते थे तो या तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता था या फिर वकील के पास जाता था हुँ, या फिर किन्हीं घरों में अगर संयुक्त परिवार है तो घर के बुजुर्ग उनको समझाते थे। या लेकिन विवाद बढ़ता था, हुँ, संघर्ष जब बढ़ता है तो विवाद बढ़ता था। विवाद बढ़ते थे तो लेते के लोग वकील के पास आते थे। हुँ, अब ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने इन चीज़ों को इस तरीके से डील किया। ओके। तो उस समय लगता था, परिवार के भी लोग कहते थे कि यार तुम ऐसे काम करोगे तो कमाओगे क्या? हुँ, लेकिन ये हो नहीं पाता था। जब आपको ये पता लग जाए कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, हुँ, तो आप फिर वही चीज़ करोगे। करेक्ट। फिर चाहे आप लॉयर हैं, चाहे साइकोलॉजिस्ट हैं।